सुनो जी, आज शाम को थोड़ा जल्दी आ जाना, हमें बाजार जाना है सामान खरीदने के लिए। कल हमें माँ के पास जाना है ना। इतने दिनों बाद उनके पास जा रही हूँ तो कम से कम उनकी पसंद की कुछ चीज तो लेकर ही जाऊंगी। अंजू ने अपने पति अनुज से कहा तो उसका पति अनुज बोला, ठीक है बाबा, मैं आज शाम को ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा, फिर तुम्हें मार्केट से जो लेकर आना हो वो ले आना। अब तो जाने दो, उसने अंजू को छेड़ते हुए कहा। तो अंजू बोली, हाँ तो मैंने कौन सा तुम्हारे पैर पकड़े हैं, जाओ चलो बाय बाय। अनुज शाम को ऑफिस से जल्दी आया और फिर दोनों बाजार से सामान खरीद कर आए। दरअसल वह कई सालों बाद अपनी माँ के पास जा रही थी। इसका मुख्य कारण था अनुज की नौकरी। जब से अनुज की नौकरी विदेश में लगी तब से तो जैसे वह और उसका परिवार बस विदेशी होकर रह गए, यहाँ तक कि त्योहारों पर भी आना निश्चित ना होता, क्योंकि अनुज ने इस नौकरी को पाने के लिए दिन रात मेहनत की थी, तब जाकर उसे यह नौकरी मिली थी। बचपन से ही उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर विदेश में नौकरी करे और वह अपने परिवार को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, किंतु उसके माता पिता अपने छोटे बेटे के साथ गांव में ही रहना चाहते थे। किंतु जब भी उनकी इच्छा होती वे दोनों हवाई जहाज के द्वारा वहां पहुंच जाया करते थे। किंतु अंजू पिछले 3 सालों से अपनी मां से नहीं मिली थी, क्योंकि अनुज के माँ बाप तो उससे मिलने के लिए आ जाया करते थे, लेकिन अंजू की माँ, वह तो बेचारी पूरी तरह से लाचार हो गई थी। जब से उनके शरीर के आधे हिस्से में लकवा मार गया तब से बेचारी ना कहीं जा पाती और ना आ पाती। कुछ समय बाद फायदा हुआ भी तो केवल इतना कि वह जैसे तैसे करके चल सके, और यदि ठीक भी होती तब भी वह केवल अपने शहर से दूसरे शहर तक जा सकती थी। विदेश जाने का तो कभी सोचा भी नहीं। अंजू बचपन से ही अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। कहते हैं ना, बेटियां अपनी माँ से कुछ ज्यादा ही जुड़ी हुई होती है, तो बस कुछ वैसा ही अंजू के साथ था। और वह अंतिम बार अब से 2 साल पहले भारत आई थी अपनी माँ के पास, तब उसके पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद वह आज तक दोबारा नहीं आ पाए। वह अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बातें किया करती थी, किंतु पिछले 6 माह से तो उसने अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देखा। कारण यह था कि उसका भाई दीपेश और उसकी पत्नी दीपा दोनों ही हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल दिया करते थे। और फिर इस बार अंजू सोच कर आई थी कि वह अपनी माँ को अपने पास ही कुछ दिन रखेगी, क्योंकि लंबे समय की मेहनत के बाद अनुज ने अपना ट्रांसफर इंडिया में ही करवा लिया था, इसलिए अब तकलीफ की कोई बात नहीं थी। अंजू मन ही मन यह बात सुनकर बहुत खुश थी कि अब वह अपनी माँ से मिलने कभी भी आ जा सकती है। सारी शॉपिंग करने के बाद अंजू और उसके पति ने अपनी पैकिंग पूरी की और अगली सुबह वे भारत के लिए रवाना हो गए। दोपहर होते होते वे दोनों और उनका बेटा मोंटी भारत पहुंच चुके थे। अनुज का घर एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर था। उन्होंने निश्चय किया कि वह पहले अंजू के घर यानी कि ससुराल जाएंगे और फिर अगली सुबह है अंजू के मायके चलेंगे। जैसे ही वे लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे तो देखा कि अनुज का चचेरा भाई गाड़ी लेकर वहां पर खड़ा हुआ था। घर वालों ने अंजू और अनुज को लेने के लिए उसे भेजा था। अनुज और उसका चचेरा भाई नितेश गले मिले। सभी लोग इतने दिनों बाद अपने देश आकर बहुत खुश थे और नितेश भी अपने भाई भाभी से मिलकर बहुत खुश था। प्लान के अनुसार वे लोग अनुज के घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में अंजू का बेटा मोंटी आइसक्रीम खाने की जिद करने लगा। अनुज ने गाड़ी रोकी और फिर वे लोग मोंटी के लिए आइसक्रीम लेने गए। तभी वहां पर मोंटी को एक खिलौने वाले की छोटी सी दुकान दिखाई दी और वह उनसे खिलौने खरीदने के लिए जिद करने लगा। उसे आइसक्रीम दिलाकर अनुज आइसक्रीम वाले को पैसे दे रहा था।
और अंजू मोंटी की जिद को पूरा करने के लिए खिलौने वाले की दुकान की तरफ मुड़ी। इतने में पीछे से किसी ने उसका कुर्ता पकड़ा और खाने के लिए कुछ मांगने लगा। अंजू अपने कुर्ते को उसे व्यक्ति से छुड़ाती हुई पीछे मुड़ी और देखा कि वह एक बूढ़ी औरत है जो कि हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ी थी, जो किसी से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और वह खाने के लिए कुछ पैसे मांग रही थी। वह औरत हाथों को जोड़कर मुंह को हाथों में छुपाई हुई थी। तभी अनुज बोला, रहने दो अंजू, यह सब तो इन लोगों का रोज का ड्रामा है। अगर तुम इन्हें रोज भी पैसे दो तब भी यह लोग मांगना बंद नहीं करेंगे। तुम्हें नहीं पता हमारा देश कितना भी आगे बढ़ जाए पर ऐसे लोग कभी भी नहीं सुधर सकते। करना धरना तो कुछ चाहते नहीं है और जिसे देखो बस हाथ फैलाकर बैठ जाते हैं। बैठे बैठे खाने को मिल जाता है, इसलिए कुछ करना भी नहीं चाहते। इस पर वह बूढ़ी औरत अनुज के पैरों में गिरती हुई बोली, नहीं बाबूजी, मुझे बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। कल से कुछ खाया नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई निकला नहीं, पर आप ही की तरह कहकर सब चुपचाप निकल जाते हैं। कल से किसी ने ना तो कुछ खाने को दिया है और ना ही एक वक्त के खाने के लायक पैसे हैं। मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, आप बस कुछ खिला दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। अनुज के पैरों पर वह बूढ़ी औरत गिरती हुई बोली। तभी अंजू ने कहा, इट्स ओके अनुज, अगर यह हमसे थोड़े पैसे लेकर अपने पास रख भी लेंगे तो हमारा क्या चल जाएगा, पर हो सकता है कि उन कुछ पैसों से इनकी तो वक्त की भूख शांत हो जाए। तुम इतनी छोटी सी बात पर इतना ओवर रिएक्ट मत करो। ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया है कि हम ऐसे गरीब लोगों की मदद कर सके, तो हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जो जरूरतमंद है। और क्या तुम्हें इन आंटी जी को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह झूठ बोलकर लोगों से पैसे मांगते हैं? अंजू उस बूढ़ी औरत को उठाती हुई बोली, कोई बात नहीं आंटी जी, इसमें आपको कोई पैर छूने की जरूरत नहीं है। यह लीजिए 50 रुपए, यहाँ पास में ही खाने को कुछ मिल जाएगा, आप जाकर खाना खा लीजिए। और अंजू ने जैसे ही 50 रुपए दिए वैसे ही उस औरत ने अपने हाथ फैला दिए और अंजू ने वह 50 रुपए उसे औरत को दे दिए। पर अंजू को वह औरत कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, पर उसे औरत का चेहरा इतना कमजोर और दयनीय था कि अंजू को समझ नहीं आ रहा था उसने औरत को कहाँ देखा है। उस औरत ने अंजू को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चली गई। उधर अंजू और अनुज मोंटी को आइसक्रीम और खिलौने दिलाकर गाड़ी में बैठे और अंजू के मायके के लिए जाने लगे कि तभी अंजू को याद आया कि इस औरत का चेहरा तो बिल्कुल उसकी माँ के चेहरे की तरह है। परंतु वह मन ही मन खुद ही बड़बड़ाती हुई बोली, मैं भी कितनी पागल हूँ, यह औरत माँ कैसे हो सकती है? माँ तो घर है और यह तो कितनी कमजोर और बेचारी कितनी बुरी स्थिति में थी। माँ तो घर पर मजे से रह रही होगी और वह तो कितनी हष्टपुष्ट है, अपने खाने पीने का पूरा ख्याल रखती है। फिर वह अनुज से बोली, अनुज शायद सच ही कहते हैं लोग कि इस दुनिया में एक चेहरे जैसे 7 लोग होते हैं। देखो ना, अभी जिन आंटी जी को हमने पैसे दिए वह बिल्कुल माँ की तरह लग रही थी, पर माँ यहाँ कहाँ से आई? वह तो घर पर होगी और वह भी इस स्थिति में, यह तो कभी नहीं हो सकता। माँ को तो अपने कपड़ों पर एक दाग तक पसंद नहीं है और यह आंटी जी तो देखो, नहीं मेरा भी दिमाग चल जाता है कभी कभी। चलो कोई नहीं, घर जाकर माँ से मिल लो तो चैन मिले। कितने बरस हो गए उन्हें देखे हुए, पता नहीं अब भी पहले की ही तरह है या फिर पहले से और मोटी हो गई होगी। पता नहीं लोग कैसे अपने माँ बाप को यूं ही सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। मेरा बस चले तो ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाऊं कि जिंदगी भर याद रखें। अंजू गुस्से में दांतों को पीसते हुए बोली, बात ही बात में लगभग मंजू का घर भी आने ही वाला था
दरअसल अपनी माँ जैसी उस औरत को देखकर थोड़ी विचलित हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपना प्लान बदल दिया और पहले अंजू के घर पहुँचे। अंजू जैसे ही घर पहुँची तो घर पहुंचकर वह अपने भाई भाभी से मिली और फिर अपनी माँ के कमरे में गई। वहां जाकर देखा तो वहां पर उसके भतीजे भतीजियों के सामान रखे हुए थे। वह कमरे से बाहर आई और बोली, भाभी यह तो माँ का कमरा है ना, फिर यहाँ पर बच्चों का सामान कैसे और माँ कहाँ है? अंजू का सवाल सुनते ही उसके भाई और भाभी दीपेश और दीपा की सिटी पिट्टी गुल हो गई। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर एक ने कहा कि अपनी सहेली के यहाँ गई है और दूसरे ने कहा कि देहरादून वाली मौसी के यहाँ गई है। दोनों के जवाब बिल्कुल अलग थे। दोनों फिर से एक दूसरे की ओर देखने लगे और फिर से दोनों ने अपने जवाब बदले। इस बार भी दोनों का जवाब अलग अलग था। अंजू थोड़ा शक जताते हुए बोली, कमाल है भाभी, आपको इतना ही नहीं पता कि माँ कहाँ है, और भैया आपको भी होश नहीं है कि माँ कहाँ है। मुझे सही सी बताओ कि माँ कहाँ है। अगर नहीं बताया तो अभी के अभी पुलिस को फोन करके यहाँ बुला लूंगी और माँ के गायब होने का इल्जाम सीधा तुम दोनों पर लगाऊंगी। अनुज भी अंजू के साथ ही था। वह बोला, अरे यार दीपेश, तुम तो ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे माँ जी यहाँ है ही नहीं। अरे भाई अंदर ही तो होगी, 2 मिनट लगेगा, बुला दो उन्हें। अंजू से मिलकर वह भी खुश हो जाएगी और अंजू भी जो इतना परेशान हो रही है वह नहीं होगी। इस पर दोनों फिर से एक दूसरे की ओर देखने लगे, पर इस बार अंजू गुस्से में चिल्लाती हुई बोली, तमीज में बताओ कि माँ कहाँ है, वरना बहुत बुरा हाल करूंगी। बताओ कहाँ है माँ। इस बार दोनों में से किसी की भी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं हुई और वह बोल पड़ी, माँ यहाँ नहीं है, वह घर छोड़कर चली गई। यह सुनकर जैसे अंजू के सिर पर तो आसमान टूट पड़ा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह चौंकते हुए बोली, घर छोड़कर चली गई? ऐसे कैसे घर छोड़कर चली गई? तुम लोगों ने ऐसा क्या किया उनके साथ कि माँ को घर छोड़कर जाना पड़ा? और उन्होंने घर छोड़ा है या तुमने उन्हें निकाल दिया, यह तो मैं पता कर ही लूंगी, पर पहले मुझे माँ का पता चल जाए कि वह कहाँ है। सीधी तरह बताते हो या नहीं कि माँ कहाँ है? इस पर दोनों हाथ जोड़कर बैठ गए और दीपेश बोला, दीदी मुझे सच में नहीं पता कि माँ कहाँ है। जब से वह घर से गई है उसके बाद मुझे उनका कोई अता पता नहीं। मैंने उन्हें ढूंढने की कोशिश की थी पर वह मुझे नहीं मिली। यह सुनकर अंजू अपने सिर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। रोते रोते वह कह रही थी, जिसका डर था वही हुआ। अनुज, इन लोगों ने पता नहीं मेरी माँ के साथ क्या किया है, कहाँ है वह। मैंने पहले भी इन लोगों से कहा था कि मेरी उनसे बात करा दो, पर इन लोगों ने मेरी बात माँ से नहीं करवाई। मुझे तब भी शक हुआ था, लेकिन मैंने यह सोचा कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। दीपेश माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? पर मैं गलत थी। जो इंसान इतना स्वार्थी हो वह इंसान कुछ भी कर सकता है। तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, पर सबसे पहले मुझे माँ को ढूंढना होगा। अपनी माँ के बारे में सुनकर अंजू लगभग अपने होशो हवास खो बैठी थी। थोड़ी देर वह लगभग पागलों की तरह बर्ताव करने लगी कि मैं अपनी माँ को कैसे ढूंढे, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कि तभी वह अनुज से बोली, अनुज रास्ते में हमें एक आंटी जी मिली थी जो कि बहुत ज्यादा कमजोर थे, जिन्होंने हमसे खाने के लिए पैसे मांगे थे। मैं तुमसे कहा था कि वह मुझे माँ की तरह लग रही है, पर मुझे यह नहीं पता था कि वह मेरी माँ ही है। इस नीच आदमी ने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। घर में ठाट बाट से रहने वाली मेरी माँ आज सड़कों पर खाने के लिए भीख मांग रही है। इतना घटिया इंसान मेरा भाई नहीं हो सकता। पैसे के लालची तुम दोनों को आज मैं छोड़ूंगी नहीं। यह कहती हुई अंजू वही रखा डंडा उठाकर दीपा और दीपेश की तरफ दौड़ी और उन्हें पीटने लगी, पर वह जैसे ही उसके सर पर चोट करने वाली थी कि तभी अनुज ने आकर हाथ पकड़ लिया और बोला, अंजू पागल मत बनो, इन लोगों के चक्कर में समय बर्बाद मत करो। इन्हें तो हम बाद में देख लेंगे, पहले हमें माँ को लेने के लिए चलना चाहिए। अगर वह वहाँ से कहीं और
चली गई तो हम क्या करेंगे? अंजू को भी लगा कि बात तो सही है, पहले माँ को लाना ज्यादा जरूरी है। बस यही सोचकर अंजू और अनुज फटाफट गाड़ी में बैठे और बच्चे को नितेश को सौंप दिया। फिर दोनों इस जगह पर पहुँचे जहाँ पर उन्होंने मोंटी को आइसक्रीम दिलाई थी। वह जाकर उन्होंने चारों तरफ नजर घुमाई पर उन्हें वहाँ वह औरत दिखाई नहीं दी। वह दोनों अलग अलग होकर देखने लगे। तभी अनुज ने अंजू को आवाज लगाई और अंजू दौड़ती हुई अनुज के पास पहुंची। अंजू ने देखा कि वह बूढ़ी औरत मेट्रो स्टेशन के पास में बने फुटपाथ पर एक पिन्नी के सहारे बनी छोटी सी झोपड़ी जैसी किसी स्थान पर बैठी है और खाना खा रही है, लेकिन वह खाना नीचे गिरा था, इसलिए वह उसे बिन बिन कर खा रही थी। और पास के ही कुछ बच्चे थे जिन्होंने बाकी का खाना उनसे छीन लिया था। जब अंजू ने अपनी माँ को इस हाल में देखा तो वह दौड़ती हुई अपनी माँ के पास पहुँची और उन्हें गले लगाकर रोने लगी। वह रोती हुई बोली, माँ तुम यहाँ कैसे पहुँची? क्या हुआ तुम्हारे साथ? और तुमने मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा? अकेली इतना कुछ झेलती रही। वह रोती रोती यह सब बातें कह रही थी कि तभी वह बूढ़ी औरत बोली, अंजू, क्या तुम मेरी अंजू हो? तब अंजू ने रोते हुए जवाब दिया, हाँ माँ, मैं ही तुम्हारी अंजू हूँ, पहचाना नहीं मुझे? वह बूढ़ी औरत भी अंजू को गले लगाकर रोने लगी। वो दोनों ही जिस परिस्थिति में मिली थी वह दोनों के लिए ही अकल्पनीय थी, इसलिए वे दोनों बस रोए जा रही थी। अनुज ने उन्हें शांत कराकर गाड़ी में बिठाया और अपने घर लेकर पहुंचा और उधर नितेश भी बच्चे को लेकर घर पहुंच चुका था। घर पहुंचकर अंजू ने अपनी मां रेणुका जी को जैसे ही सबसे मिलवाया तो सब भौंचक के रह गए, क्योंकि यह वही रेणुका जी थी जिन्हें की किसी भी कीमत गंदे कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था, जो इतनी साफ सफाई करने वाली थी कि जब तक किचन की सफाई ना हो जाए तब तक कोई किचन में पैर ना रखें। और किचन में जाने के लिए यह जरूरी था कि वह इंसान पहले स्नान कर ले, उसके बाद ही किचन में जाए। इतनी सफाई प्रिय महिला इस स्थिति में कैसे पहुंची? और रेणुका जी दिमाग से काफी तेज तर्रार महिला थी, इसलिए उन्हें इस स्थिति में देखकर हर कोई अचंभित था। अंजू अपनी माँ को लेकर अपने कमरे में पहुंची। उसने उन्हें नहलाया और साफ सुथरे कपड़े पहनाए। अब वह अपनी माँ को सबके पास लेकर आए, जिन्हें देखकर सभी को अब थोड़ी संतुष्टि हुई। अब अंजू ने अपनी माँ को खाना खिलाया और आराम से उनके खाट के सिरहाने बैठ गई। वह अपनी माँ से पूछने लगी, माँ मुझे यह बताओ कि आखिर तुमने घर क्यों छोड़ा? तुम घर से वहां तक कैसे पहुँचे? और तुमने मुझे पहचान भी नहीं? सब रेणुका जी अचंभित सी होती हुई अंजू की तरफ देखती हुई बोली, घर छोड़ दिया? नहीं बेटा, मैं घर नहीं छोड़ा, बल्कि उन लोगों ने धक्के मारकर मुझे उसे घर से बाहर कर दिया। दीपेश ने दीपा की बातों में आकर मुझे घर से निकाल दिया। दीपा ने जाने क्यों मुझ पर अपने सोने के जेवर चोरी करने का आरोप लगा दिया। इसके बाद मुझे दीपेश ने अपनी सफाई देने तक का भी समय नहीं दिया। उसने मुझे तुरंत ही हाथ पकड़कर घर से बाहर कर दिया। यूं तो बहू भी मुझे कई बार घर से बाहर कर चुकी थी, लेकिन मैं अपने बेटे की खातिर चुप थी। मैंने सोचा क्या हुआ, यह तो बहू है, पराई है, अपना बेटा तो ऐसा कुछ नहीं करता। लेकिन फिर जिस दिन दीपेश ने मुझे घर से निकला, उसे दिन के बाद उसे घर में जाने का कोई कारण ना बचा। वहां में किसके लिए जाती, जहां मेरे रहने या ना रहने से किसी को कोई फर्क ना पड़ता हो? बताओ बेटा, मैं वहां जाकर क्या करती? मैं फिर भी पूरा दिन और पूरी रात वहीं दरवाजे पर बैठी रही, लेकिन दीपेश और दीपा दोनों में से किसी ने मुझे पलटकर भी ना देखा। फिर मैं वहां से पैदल पैदल चलती जा रही थी। फिर मुझे नहीं पता कि मैं कब यहाँ तक पहुँच गई। जीवन में ना कोई रास्ता था, ना कोई मंजिल, बस समय था जो कट रहा था, जो जैसे तैसे। मैं तो बस अपनी मौत का इंतजार कर रही थी, बस ख्वाहिश थी तो इतनी की मौत से पहले एक बार तेरा चेहरा देख लो, जो कि आज पूरी हो चुकी है। यह कहती कहती उनकी आंखों में फिर से आंसू भर आए। अपनी माँ को चुप करती हुई अंजू बोली, मत रो माँ, मत रो। जिन लोगों के कारण आज तुम्हारी यह हालत है,
मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, ऐसा हाल करूंगी कि जीवन भर याद रखें। अंजू अपनी माँ से कहा कि वह अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी वृद्ध आश्रम को दान दे दे या फिर किसी अनाथ आश्रम को। उसके बाद उनके बेटा बहू को उस घर से निकलना ही होगा। जैसे उन्होंने अपनी माँ को दर दर भटकने छोड़ दिया, वैसे ही वह खुद भटकेंगे। और रेणुका जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी जायदाद दान नहीं दी, लेकिन अपनी बेटी अंजू के नाम कर दी। उसके बाद उन्होंने एक वकील को कुछ पैसे देकर नोटिस भिजवाया और बहू बेटे से उस घर को खाली करवा दिया। इसके बाद अंजू के भैया और भाभी दीपा किराए पर दर दर भटकने लगे। उसके बाद भी अंजू ने अपनी मां के साथ मिलकर दीपा और दीपेश के खिलाफ शारीरिक व मानसिक रूप से उत्पीड़न का केस कर दिया। बुढ़ापे में अपनी मां के साथ जो अत्याचार उन्होंने किया, उसका केस उन पर आज भी चल रहा है। किराए के मकान में दीपेश अपनी तनख्वाह से किराया दे, घर के खर्च चलाए या केस में पैसे लगाए। अब उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की। बहुत समय तक ऐसे ही दर दर की ठोकर खाने के बाद आखिरकार दीपेश को अकल आ गई और एक दिन वह अपनी बहन अंजू के यहाँ आया और आते ही अपनी माँ के पैरों में गिर गया। पैरों में गिरता हुआ हाथ जोड़कर बैठ गया और बोला, माँ, मैंने आपके साथ जो किया वह माफी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो क्या आज के बाद कोई भी आपसे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि आप उस घर की सबसे बड़ी है। आज के बाद घर का एक एक पैसा आपके हाथ में रहेगा। सारी जमीन जायदाद सब आपके ही नाम है और मेरी तनख्वाह भी आपके हाथ में ही रहेगी। फिर चाहे दीपा हो या बच्चे या फिर मैं ही क्यों ना हो, जिसे भी पैसे चाहिए होंगे वह आपके आगे हाथ फैलाएगा, जिससे हमें हमेशा अपनी औकात का अंदाजा रहेगा कि हम आपके आगे कितने छोटे हैं। तो आज के बाद जो गलती दीपा ने की थी वह गलती कोई नहीं दोहराएगा। अंजू को भी यह बात बिल्कुल सही लगी। केस को रद्द करवाकर मंजू ने अपनी मां को भाई के साथ जाने दिया और अब रेणुका जी अपने बेटे, बहू और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहती हैं। जिसे भी घर में पैसों की जरूरत हो वह अपनी मां के आगे हाथ फैलाता है, जिससे कि हमेशा उन्हें यह एहसास होता है कि वह अपनी मां के सामने कितने छोटे हैं। और छोटे बच्चे कभी किसी के सामने जबान नहीं चलाया करते। यह प्लान दीपेश का था, जो कि उसने अपनी पत्नी के लिए किया था। अंततः हमें कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे माता पिता ने हमें जो शिष्टाचार सिखाया है, जब बात उनकी आती है तब वह शिष्टाचार हम क्यों भूल जाते हैं? क्यों हम यह अच्छी अच्छी बातें भूल जाते हैं जो हमारे माता पिता ने हमें बचपन से सिखाई होती हैं? बड़ों का सम्मान करना, बड़ों की इज्जत करना, उनकी बातें मानना और सही बात पर बात का सहयोग करना। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।